नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन किस प्रकार होता है और खासकर पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम चर्चा करें कि लैंगिक जनन है क्या। तो लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि लैंगिक जनन में दो व्यष्टियों की जरूरत होती है। लैंगिक जनन में क्या होता है? दो व्यष्टियों की जरूरत होती है। एक होता है नर और दूसरा होता है मादा, और तब जाकर संतति का जन्म होता है। नर युग्मक के रूप में, मादा युग्मक, और तब जाकर युग्मनज बनता है। और युग्मनज जो है बार बार डिवाइड होकर भ्रूण के बाद अंत में वो संतति का निर्माण होता है। नर युग्मक को हम लोग नर युग्मक, मादा युग्मक, युग्मनज, यही है लैंगिक जनन में, यही होता है। सबसे पहले बात आती है कि लैंगिक जनन की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप जानते हैं कि जब से इवोल्यूशन हुआ है, हो रहा है इस पृथ्वी पर, और इवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप जटिल जीवों का निर्माण हो रहा है, तो ये इवोल्यूशन लगातार चल रहा है और अभी भी यह जारी है। पूर्व के सरल जीवों से आज के जटिल जीवों में इतनी जो विभिन्नता पाई जा रही है वो केवल अलैंगिक जनन से संभव नहीं था। क्योंकि आप जानते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि सीधे केवल डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, और डीएनए का प्रतिलिपिकरण में बहुत अधिक अंतर नहीं आता, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। नो डाउट वेरिएशन होते हैं, लेकिन वो वेरिएशन बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और जिसके कारण विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो सकती। और विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी तो जो आने वाली प्रजाति है वो आने वाले समय में अपने एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से अपने को आपको अनुकूल कर पाएंगे, उनमें अनुकूलता होगी, और वो क्या करेंगे, अपने को सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए प्रकृति में एक दूसरी विधा उत्पन्न हुई अपने आप, और वो विधा है लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है कि किसी प्रजाति के दो व्यष्टि, जिसमें एक नर होता है और दूसरा मादा, उनके युग्मक जो हैं आते हैं एक साथ, फ्यूज होते हैं यानी फर्टिलाइज करते हैं और युग्मनज बनाते हैं, और ये युग्मनज जो है जाकर अंत में शिशु का निर्माण करता है। अब चूंकि आप जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक यदि मिलेंगे तो उनके डीएनए मटेरियल क्या होंगे, एक दूसरे से फ्यूज करेंगे। अगर नर युग्मक में भी पूर्ण डीएनए मटेरियल आए और मादा युग्मक में भी मादा की तरफ से पूर्ण डीएनए मटेरियल आए और वो दोनों फ्यूज करेंगे, तो डीएनए मटेरियल की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, डबल। अगर ये हर संतति में इसी तरह से डबल होते चले जाएंगे तो नतीजा होगा कि पूरी पृथ्वी पर कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा जगह कि और अधिक प्रजाति वहां पर क्या कर सकें, उनका प्रसार हो, जगह उनके लिए बचे। इसीलिए प्रकृति ने क्या किया कि जो युग्मक बनते हैं, जनन युग्मक, वो एक्चुअली क्या होते हैं, डीएनए का जो वहां होता है वो आधा हो जाता है। उन्हें अगर डीएनए, मान लीजिए कि हमारे शरीर में अगर 23 जोड़े डीएनए हैं, तो हमारा जो नर युग्मक बनेगा वो 23 होगा केवल, और मादा से उधर से क्या आएगा, 23 आएगा। तो मनुष्यों में यही है। तो जब दोनों मिलते हैं तो पूर्ण संख्या फिर क्या हो जाती है, 23 जोड़ 23 पुनः 46 हो जाती है। तो इस प्रकार युग्मक की मात्रा जो है वो मेंटेन किया जाता है, जो डीएनए का मटेरियल का अमाउंट है वो क्या होता है, मेंटेन किया जाता है। और इस प्रकार ये स्कीम नेचर में डेवलप हुआ, जिसको कि हम लोग लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अब
प्रजाति में कोई नर होता है, कोई मादा होता है। तो नर और मादा में अंतर आप कैसे करते हैं? तो ऐसा प्रायः देखा गया है कि मादा जो होता है वो मादा जो होता है उसकी जो युग्मक होता है वो क्या होता है, थोड़ा साइज में बड़ा होता है, उसकी गतिशीलता कम होती है किसके मुकाबले, नर युग्मक के मुकाबले। नर युग्मक में जो होता है उसकी गतिशीलता थोड़ी अधिक होती है और मादा युग्मक में नर युग्मक के लिए पोषक तत्व भी होते हैं, इसलिए उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये तो अंतर हो गया। कुछ प्रजातियों में तो आप साफ अंतर देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन में क्या होता है, मानवों में कि ये नर है और मादा आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में आप यह संभव नहीं है कि देख कर आप बता सकते हैं कि नर है या मादा है। तो ये तो बात हो गई। अब हम लोग आते हैं कि पादपों में और दूसरे जंतुओं में क्या हर प्रकार के जंतुओं में जो उच्च कुल के जंतु हैं या निम्न कुल के जंतु हैं, क्या सभी में अलैंगिक जनन होता है या लैंगिक जनन होता है? ऐसी बात है नहीं। निम्न कुल के जंतु जैसे एक कोशिकीय पैरामीशियम में भी क्या होता है, वहां भी लैंगिक जनन होता है। हाइड्रा तक में लैंगिक जनन होता है। हमने पहले आपको बताया कि हाइड्रा में मुकुलन की विधि से होता है जो कि अलैंगिक जनन है, लेकिन हाइड्रा में भी लैंगिक जनन होता है। किस केस में? जब परिस्थितियां क्या होती हैं, अनुकूल नहीं होती हैं, ऐसे केस में हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन के स्थान पे लैंगिक जनन होता है। तो बात करते हैं क्या पादपों में क्या सभी लैंगिक जनन में हिस्सा लेते हैं? तो यह भी नहीं है। उसमें हम लोग देख चुके हैं, स्पायरोगैरा का एक उदाहरण है हमारे सामने, जहां कि हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं है। अब हम लोग बात करें कि पादपों में लैंगिक जनन, और तो उदाहरण के स्वरूप यदि हम लोग देखें तो लिंग दो प्रकार के हुए, नर और मादा। नर और मादा युग्मक के बारे में तो मैं चर्चा कर चुका। अब कुछ उदाहरण ले लें कि कौन से नर और मादा के अतिरिक्त और भी एक लिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। कुछ प्रजातियों में किसी में केवल कोई एक लिंगी होगा, कोई द्विलिंगी होगा। एक लिंगी और द्विलिंगी से क्या मतलब है? एक लिंगी उसको कहते हैं जिसमें एक व्यष्टि में केवल एक ही लिंग होता है, जैसे पपीता है, तरबूज है, इसमें आपको एक ही लिंग मिलेगा, या तो पपीता नर होगा या पपीता मादा होगा, दोनों आपको एक ही पेड़ में नहीं मिलेंगे। इसी तरह तरबूज में दोनों आपको एक ही पेड़ में नहीं मिलेंगे, लेकिन वहीं पर और भी हैं जिसमें दोनों एक ही में मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी। तो ये जंतुओं में भी पाए जाते हैं। जंतु में अगर हम लोग उभयलिंगी की बात करें तो आपको जंतु में उभयलिंगी की चर्चा यदि हम लोग करें तो फिर आपका है मछली, मेढक, मोर, घोड़ा, बंदर, कबूतर, ये मानव, ये सब एक लिंगी हैं। वहीं पर द्विलिंगी की चर्चा करें हम लोग तो द्विलिंगी में आपका आ जाएगा हाइड्रा, कृमि, केंचुआ, और पादपों में सरसों, गुड़हल, ये सब क्या है? द्विलिंगी, यानी दोनों एक ही व्यष्टि में आपको मिलेंगे। नर और मादा दोनों एक ही व्यष्टि में मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं कि एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग पुष्पी पादप बोलते हैं, उसमें पुष्प होता है और पुष्प कंप्लीट ढका हुआ होता है उसमें बीज, जिसको आवृत बीज भी कहते हैं। इसमें किस तरह से लैंगिक जनन होता है? तो आप जानते हैं कि पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसका अंग कौन सा होता है लैंगिक जनन वाला? वो होता है पुष्प, और पुष्प में ही लैंगिक पदार्थ होते हैं। इसी में आपको वो मिलेंगे, या तो नर होंगे या मादा होंगे। लेकिन एक प्ररूपी पुष्प यदि आप देखते हैं, यानी टिपिकल फ्लावर का की अगर चर्चा करें तो इसमें यहाँ पर हमने फिगर बनाया है, इसमें आपको सारी चीजों को दर्शाया गया है। सर्वप्रथम आप देखिए, एक पुष्प वृंत है,
और ये आप जो देख रहे हैं ये पंखुड़ी है जिसको बाह्य दल कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, और ये दलपुंज है, ये पंखुड़ी है जिसको दलपुंज कहते हैं, ये कलर्ड पार्ट है जिसको कोरोला भी कहते हैं, और ये सेपल है जिसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पुष्पासन है, और उसके अंडर जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। यानी और अंडाशय के अंदर ही बीजांड होते हैं, आप बीजांड को भी आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो अंडाशय से सटा हुआ जो आप देख रहे हैं ये आपका एक्चुअली क्या है, वर्तिका है, और वर्तिका के ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, भाग देख रहे हैं, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो पतले जो तंतुनुमा स्ट्रक्चर हैं, ये इसका मेल पार्ट है, स्टामेन जिसको बोलते हैं, और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं परागकोश, और परागकोश में ही परागकण होते हैं जो कि मेल गैमीट उसमें पाया जाता है। मेल गैमीट का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में होता है। ठीक है, अब यहां तक तो अब चर्चा देख चुके कि सबसे पहले अब हम लोग बात करें कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक्चुअली है क्या। तो यहां पर स्पष्ट मैं बता दूं कि मेन रूप मुख्य रूप से पौधों में जो जनन अंग है, नर जनन अंग, वह है आपका तंतु, और दूसरा है पराग कोश। वहीं पर मादा जनन अंग में 3 चीज आता है। पहला है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका, और तीसरा है वर्तिकाग्र। अब हम लोग इसके अलावा जो सहायक जनन अंग हैं वे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग बाह्य दलपुंज, और ये आपको कलर्ड पार्ट जो है इसको कहते हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी का काम है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना है, कलरफुल होता है, जैसे कीट आते हैं, जैसे कि परागण के कार्य को वो क्या करते हैं, सक्षम बनाने में संभव होते हैं, क्योंकि कीट अगर परागकोश से बैठते हैं तो वहां से परागकण उनके शरीर या उनके पैर में से अटैच होकर और उसका परागण होता है कहाँ, वर्तिकाग्र पर। तो ये तो प्ररूपी एक पुष्प टिपिकल फ्लावर का जो कंप्लीट परफेक्ट फ्लावर है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। और आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है प्ररूपी पुष्प का नामांकित चित्र बनाने के लिए, तो आप इसी तरह से उसको बना लेंगे। बहुत सरल है, बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ चर्चा हो रही थी कि नर जनन अंग क्या है और मादा जनन अंग क्या है। अब हम लोग देखें तो आप पाएंगे कि जो परागकोश है उसमें पीले कलर का छोटे 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 दाने आकार का परागकण होता है, और ये परागकण किसी कारण से हवा के संपर्क में या किसी कीट के संपर्क में या किसी और आर्टिफिशियल तरीके से भी यदि यहां से परागकण निकलकर ये मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर आता है, और इस मादा जनन अंग का जो वर्तिकाग्र होता है जिसको स्टिग्मा कहते हैं, उसके ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है। उस चिपचिपे पदार्थ में जाकर वो परागकोश क्या होता है, परागकोश से परागकण आकर ठहरता है। इस प्रोसेस को कहते हैं परागण। तो परागण क्या है? परागण वह प्रक्रम है जिसमें परागकोश से परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर होता है, और इसके लिए विभिन्न वाहक के बारे में बात कर चुके हम लोग। उसमें आता है आपका कीट, हवा, जल, जल से भी होता है, और
विभिन्न पशुओं के द्वारा भी यह संभव होता है। हम लोग मानव भी उसी में आते हैं। हमारे शरीर से सटकर भी ऐसा हो सकता है कि परागकोश से परागकण हमारे शरीर में सट जाए और वो हमारे द्वारा ही उसके परागकण जो है उसके वर्तिकाग्र पर चला जाए, ट्रांसफर हो जाए उसका। तो इस प्रोसेस को हम लोग परागण कहते हैं। परागण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है परपरागण और दूसरा होता है स्वपरागण। परपरागण में क्या होता है कि परागकण जो है किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण किसी दूसरे पौधे के यानी उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर यदि उसका ट्रांसफर होता है तब उसको परपरागण कहते हैं। यदि परागकोश उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जिसका जाता है तो उसको स्वपरागण कहते हैं। यानी एक ही पुष्प के यानी एक ही पौधे के भी ऐसा हो सकता है कि एक ही पौधे के एक फूल से के परागकोश से अगर परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर भी जाता है तभी वह स्वपरागण के श्रेणी में आता है। तो परपरागण के लिए कंडीशन ये है कि उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि परागकण जाता है तो वह परपरागण होगा। यदि उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागकण आकर गिरता है तो उसको कहेंगे स्वपरागण। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के उपरांत क्या घटना होती है? पॉलिनेशन के उपरांत घटना होती है यानी परागण के उपरांत घटना ये होती है कि ये जो आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर परागकण जैसे ही गिरता है उसके बाद परागकण के से एक रसायन निकलता है। वो रसायन इस स्टाइल में एक नलिका का निर्माण करता है। वो नलिका सीधे बढ़ता चला जाता है और आकर नीचे से ये अंदर की ओर प्रवेश करता है और जाकर वहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है। तो आप पूछेंगे कि सर निषेचन क्या है? निषेचन में क्या होता है कि मादा युग्मक से आकर नर युग्मक संगलित होता है, फ्यूज होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन यानी संकलन के परिणाम स्वरूप, निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज का फॉर्मेशन होता है और युग्मनज का फॉर्मेशन के पश्चात जो हमारा अंडाशय है वो परिपक्व होता है और परिपक्व होकर क्या होता है, वो फ्रूट का निर्माण करता है। और उस अंडाशय में उपस्थित बीज जो हैं वो फिर अगले बीज जो हैं वो भी वहाँ पर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो ये जो अंडाशय मैच्योर हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट को कहते हैं। और उसी फ्रूट के अंदर आप क्या पाते हैं, बीज भी पाते हैं। जब ये घटना हो, निषेचन हो जाता है और युग्मनज बन जाता है तो उसके बाद उसका डिवीजन स्टार्ट होता है और वो बार बार डिवाइड होकर मैच्योर होने लगता है। और इस समय पंखुड़ी और ये जो आप तंतु देख रहे हैं और वर्तिका देख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, मुरझाकर गिरने लगते हैं। तो ये सारी घटनाएं उसके बाद होने लगती हैं। तो ये जो आप पुष्पीपादक में लैंगिक जनन देख रहे हैं, ये लैंगिक जनन हर जगह होगा, हर पुष्पीपादक में होगा। हो सकता है कोई एक लिंगी हो, एक लिंगी के लिए क्या होगा, कोई नर होगा, कोई मादा होगा। तो मादा के वर्तिकाग्र पर नर के परागकण आकर गिरेंगे और तब जाकर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का कार्य होगा परागण के उपरांत। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। धन्यवाद।